that what you are trying to say in this paper, tell us. Paper reading is not allowed. You must know what is within your paper, what you are trying to impress, what is the objective of the paper, what was the question before writing that paper. So that is a serious exercise. Otherwise, that not be acknowledged by any publisher, by any editor, until or unless that is your original one. And for that, at least your contribution is needed, though in a brief, but that should be there. Until or unless you cannot impress that this is your contribution. A simple question is asked, what is your contribution? And then you will read the paper, that is not allowed. He has said this, she has said that, that is okay. But that must be correlation with the title of the paper, with the objective of the paper, with the kind of research you have made for that purpose, that must be revealed. Otherwise, that is not the paper. उसको बोलते हैं ना तिलंगी है, उड़ रहा है. That is the newspaper. That is not the research paper. Research paper is dedicated to the research. And what is the research? You people know that. And this is not a class where it could be explained. In a very brief, I must say that these points must be kept in mind while presenting a paper anywhere, at any place, at any point of time. कहीं भी आप पेपर रखते हैं तो इस बात का ध्यान में रखिए कि आपने उस पेपर को क्यों लिखा है, उसका उद्देश्य क्या है, और आपने सबको पढ़ने के बाद, संबंधित लोगों को पढ़ने के बाद, जिसके सपोर्ट में आपने कोटेशंस डाले हैं, रेफरेंसेस डाले हैं, आपको क्या कहना है उस पर, आपका अपना क्या है, आपकी सोच क्या है उस विषय के बारे में. दैट इज द कंट्रीब्यूशन. दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ एनालिसिस ऑल्सो. आपको कुछ नहीं कहना है लेकिन सारे फैक्ट्स को लेकर के, लेकिन एनालिसिस मस्ट बी योर, दैट मस्ट बी योर्स. वो आपका अपना होना चाहिए एनालिसिस. वो एनालिसिस भी दूसरे का नहीं होना चाहिए. दैट इज प्लेगरिज्म. एनालिसिस में भी आप कोट कर रहे हैं, कंक्लूजन में भी आप किसी को कोट कर रहे हैं, और आपका अपना कुछ नहीं है, तो आपका पेपर नहीं है वो. इस विश्वविद्यालय में एक स्थिति ऐसी आई थी, एक प्रोफेसर की नौकरी भी चली जाती, जेल भी चले जाते. उन्होंने टाइटल कहीं से लिया, एक पैराग्राफ कहीं से लिया, एक पेज कहीं से लिया, दूसरा पेज कहीं से लिया, अपना उनका कुछ भी नहीं था. और ये गलती उन्होंने रिसर्च आर्टिकल में भी की. उसमें तो कह दिया उन्होंने कि मेरा नहीं है, ऐसे है वैसे, लेकिन जिसमें आप पेपर देंगे बाहर में तो पैसा भी मिलता है. पहले मिलता था, जब हम लिखते थे तो साउथ एशिया पॉलिटिक्स सुभाष कश्यप का था, उसमें भी पैसा अच्छा खासा भेजते थे. बाद में हमको व्यक्तिगत पत्र भी मिले हैं, अपने बच्चों को हम कभी दिखाना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि आप काम करिए जी, कभी दुनिया की रोशनी नहीं. तो उसमें पैसा जब मिलता है तो रिकॉर्ड हो गया कि आप ही का है, आप ही का. हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज निकला था, मास्टर ऑफ प्लेगरिज्म. उस आदमी का जितना आर्टिकल था सब एक एक लाइन, कंक्लूजन तक, हेडिंग तक, सब कुछ प्लेगराइज. जान नहीं बच गई. ईश्वर के बड़े आराधक थे और जिनसे पाला पड़ा था वो बड़ा दयालु, इसीलिए उनकी जान बच गई. लेकिन हमारे बच्चों को ये स्थिति, हमारे यंग टीचर्स इस बात से हमेशा सावधान रहें कि उनको जीवन में इसका सामना कभी नहीं करना. नहीं काम करेंगे. हमारे बहुत सारे विद्वान मित्र हैं जो टॉपर्स, उन्होंने काम नहीं किया. वो अच्छी चीज़ है, हमको नहीं करना है तो नहीं करना है, और करना है तो शिद्दत के साथ करना है. और वैज्ञानिक ढंग से नहीं आता है तो सीनियर्स, आपकी यही एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें किसी के पास जाइएगा तो हम उम्मीद करते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर की कभी निराश नहीं हो. इसलिए खोजने वाला चाहिए. इसीलिए मैंने अपने साधना कक्ष जो बनाया है, रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है, उसमें एकलव्य कक्ष उसका नाम रखा है. उसका उद्देश्य ये कि एकलव्य को गुरु ने तिरस्कृत कर दिया था जाति की वजह से, या कारण और भी जो रहे उसका बहुत बड़ा विश्लेषण होता है. जो भी कारण उसका जो भी रहा हो, अच्छा बुरा, उस पर अब नहीं जा रहा, लेकिन उसने एक मूर्ति बनाई, दूसरे की नहीं बनाई, क्योंकि वही आदर्श था. और इसीलिए अपने यहाँ टीचर को आचार्य कहा गया, जिसका आचरण अनुकरणीय हो, जिसका कैरेक्टर अनुकरणीय हो. और कैरेक्टर का मतलब केवल सेक्स और तमाम चीज़ें नहीं होते. कैरेक्टर दैट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सनैलिटी. उसकी ईमानदारी है, उसकी निष्ठा है, उसका प्यार है, उसका अनुराग है, उसका त्याग है,
तो सब मिलाकर के एक बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कि साहब इसका आचार वही होगा जिसको कि अनुकरण करने वाला होना चाहिए। 1 मिनट दीजिए रिपोर्ट होना, क्योंकि उनको शंका हुई तो सरदार पटेल का उदाहरण बराबर देते हैं उनके काम करने का वर्ग। तो हम जानते हैं वो बहुत खराब आदमी होता है, वो बहुत अभागा होता है जिसके बच्चों को उसके नाम से जाना जाता है। बच्चों के नाम से बाप को जाना जाए वो भाभी की बात है। बात समझ में आ रही है? तो इस ठाकुर साहब का वो प्रसंग वो कभी कहेंगे, अभी वो समय नहीं है, खाली हमको याद आप लोग दिला दीजिएगा। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़ा अच्छा प्रसंग है। हमारे गुरुदेव फर्स्ट जो हमारे हेड हुआ करते थे उनका और चेतकर बाबू का मेरे संबंध में प्रसंग है। जब वो पटना यूनिवर्सिटी में केवल इतना याद रखिएगा, कभी याद दिलाइएगा, हम बात करेंगे। हाँ, तो हम आपको कह रहे थे कि रिसर्च बहुत गंभीर चीज़ है और बड़ा पवित्र चीज़ है। सारा गंदगी धोकर के जैसे मंदिर में जाते हैं, इबादत करने के पहले वजू करते हैं, तो शरीर की गंदगी हम मिटा करके जाने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च में भी गंदगी क्या है, पूर्वाग्रह हमारा इतनी खराब बनती है कि जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा कि 2-2, 3-3 आदमी की दुर्गति होते हुए मैंने देखा, और दुर्गति करने वाले में मैं भी था, और उनको विड्रॉ करना पड़ा अपना रिमार्क, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से भरा था। कभी पेपर तैयार नहीं करें, किसी क्षेत्र को महान बनाने के लिए आप पेपर तैयार मत करें, और आपके महान बनाने से वो क्षेत्र महान नहीं बनेगा। मिथिलांचल अगर महान है तो महान है, नहीं है तो नहीं है। आएंगे तथ्य के मतलब फैक्ट्स मस्ट बी अलाउड टू रिस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज। Facts must not be forced according to your wishes under the wraps of, आप कह सकते हैं, प्रिजुडिस के अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ नहीं बैठा। हम एक आपके सीनियर के नाते, जो मेरा पहले जन्म लेने की वजह से भी है और अपने ऐसे शानदार गुरुजनों के सानिध्य में रहने की वजह से, मैंने आपके साथ से देख लीजिए ना, जो टीचर्स हैं उनको पहले बुला लीजिए। तो इसमें बुरा मत मानेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स से पहले हम अपने टीचर्स को बुलाना इसलिए चाहते हैं ये किएगा। और रिमार्क कोई भी होगा वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा। हमारे रिसर्च स्कॉलर अगर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन कर रहा है तो वही रिमार्क होगा जो उसके लिए जाना चाहिए। हमारे टीचर्स में कोई कमी है तो इज्जत के साथ, लेकिन भविष्य के लिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए रिमार्क हम करेंगे, उसका आप अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग केवल साधना में बैठे हैं। तो एकलव्य कक्ष मैंने इसीलिए बनाया है कि गुरु का तस्वीर वही बनाया जो उसको फॉलो करना चाहता था, वही मैंने छोड़ा था इसको। आचार जिसका अनुकरणीय हो, नहीं मानने के बाद भी गुरु ही को माना, उनके सामने उस व्यक्ति ने साधना की, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि जो गुरु के सानिध्य में रह करके अर्जुन जो धनुर्धर हुए उससे बड़ा धनुर्धर हुए। दरभंगा में रह करके भी साउथ एशिया पॉलिटिक्स के लिए लिखा जा सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखा जा सकता है, गांधी मार्ग के लिए लिखा जा सकता है, पार्लियामेंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो जर्नल है उसके लिए लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ साधना करके भी दुनिया के राजनीति विज्ञान के मंच पर आप अपना स्थान बना सकते हैं। कोई जगह नहीं होता है। यहाँ ऐसे ऐसे मिथिलांचल के विद्वान टाइप के बड़े बड़े विद्वान हैं, लैब में पढ़ करके जो कालिदास ने रचना किया वाईफाई में और LED लाइट में नहीं हो रहा है। साधना आपकी इम्पॉर्टेंट, और साधना का मतलब है कि जिस पर हम काम कर रहे हैं उसके बाद सब चीज़ हम भूल जाए, उस समय तक भूल जाए, और नहीं तो नहीं करें। नहीं मन करता है रिसर्च करने का तो सिनेमा देखने चले जाए, जो जिसमें मन लगे वही, लेकिन जब बैठ जाइए तो वो सब्जेक्ट रहे और आप रहिए तो शानदार काम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सारे तमाम लोगों को गुरु विशेष देते हुए, आई एम डायरेक्टेड बाय माय डियरेस्ट एंड ब्रिलियंट फ्रेंड मुनेश्वर यादव जी दैट the first speaker of the session will be Mr. Alok Ranjan. He is assistant professor posted at the premier institution, my parent organization, वहीं का मैं विद्यार्थी रहा, CM College Darbhanga. Now chairman of this 2-day international conference on the topic relevance of Gandhism in the contemporary era. Professor Jiten Narayan sir, organizing secretary Professor Muneshwar Yadav sir, treasurer cum convener of this 2-day international seminar Professor Ghanshyam Roy sir. My topic is Gandhism and pandemics. Everybody is aware that the last year 2020 was a very difficult year for all of us.
in which we face stoppage of railways. So Gandhi comes with a solution. I mean, if that solution is practicable or not, my paper is in the first part. तुम ब्रीफ सब का तैयार करो। I will introduce the subject. 21st era is epitomized as an era of scientific advancement, economic growth, and elevation of human potentiality. Whereas this exuberant optimism, there is no dearth of pessimism too on many fronts, and mighty challenges galore in front of the universe witnessed disastrous experiences in the form of COVID-19 pandemic caused by coronavirus in the year 20. Lessons is the problem, and how to insulate the future generations from the wrath of pandemics, or at least to minimize the frequency of pandemics post 2000, post 2000 era, in post 2000 period. It is between how we perceive our development and the frequent pandemics. Mahatma Gandhi, a great philosopher, writer, and India's leading freedom fighter, was no immune to pandemic-induced diseases. In fact, Spanish flu of 1918, ये बड़ा चर्चा में भी था, because of coincidence 100 years के बाद पेंडेमिक्स आया, तो ये बड़ा चर्चा में था कि स्पेनिश फ्लू आया 1919 में, और नाउ कोविड-19 रिप्रेजेंट्स 2019, तो बड़ा चर्चा में था कि 100 years के बाद ही आया ये. So wrong. So and he died in 1948, 30th of January. So that was his peak of his life. Right? He was direct witness to fighting plague during his stay in South Africa. So these are his experiences. The concept of Gram Swaraj. Remigrate to their villages जब जॉब कम हो जाता है, जब डिमांड जो है मार्केट में कम हो जाता है, तो the plight of mobs reverse migrating to villages on feet in heated months of 2020. हम सबने देखा है वो चीज प्रैक्टिकली, अभी ज्यादा दिन हुए, कुछ मंथ ही हुए हैं, was unpathetic, बहुत पैथेटिक था. और अब जो लोग वहां गए गांव वापस आए, उन्होंने क्या किया? इंडिया में 70% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, कृषि में है ना. जो वहां से गांव वापस आए, उन्होंने फिर से बर्डन वहां कर दिया गांव में आके, है ना. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक टर्म होता है इकोनॉमी में, एक तरीके से वही हुआ. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मतलब घट गई एक तरीके से. सो डेली यूज गुड्स का उन्होंने प्रायोरिटी दिया है. He was opposed to heavy industries and that would entail migration of people from villages to cities. अगर heavy industries होगा, of course cities के आसपास होगा, cities के vicinity में होगा, और maximization profit ज़्यादा हो, and it will lead to economic inequality in society. मास प्रोडक्शन जो है चीजों का हो, इसके लिए भी खिलाफ थे. अगेन मास प्रोडक्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, राइट, एंड विलेजेस एंड सिटीज ऑन द अदर. अब वो डेवलपमेंट लोअर डाउन तक पहुंच रहा है या सिर्फ पेपर में रह जा रहा है? एक बात, मास माइग्रेशन होता है, सब लोग जानते हैं, इस बात को समझते हैं. पैंडेमिक्स चल रहा है, खत्म भी होगा, फिर आएगा, और फिर यही सिचुएशन आएगी. तो क्या उस तरह का कर सकते हैं? तो इसमें मेरा मानना सर बैलेंस है. मेरा मानना ये है कि गांधी जी जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से 130 करोड़ लोग जो है भारत में बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि टॉपिक जो है सर that has to do with the medical science, that has to do with the health, that has biological orientation. तो उसके संबंध में गांधी ने बहुत बातें की. आपने एक ही बात उसकी
आपके मन में हम जब पहली बार लिखना शुरू किए तो मेरे गुरुदेव ने सारे पेपर को काट करके फेंक दिया तो कहा कि जितना मन में आएगा सब लिख लोगे क्या, जितना मन में आएगा सब लिख दोगे। घर में जितना चीज है किसी को ले करके घर में सब चीज दे दीजिएगा उसको, तो क्या करेंगे। बहुत पहले जाता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुआ, अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कोई जवाब नहीं होगा। और कभी भी अपने को उस स्थिति में नहीं रखना चाहिए कि जवाब नहीं, खुद क्वेश्चन पेपर लिखते समय जो लिख रहे हैं उससे क्वेश्चन करिए। जहाँ जितना क्वेश्चन का आंसर जो करना है वही रिसर्च है। दो चार शिक्षक भी हमको जो आचार्यों ने तैयार किया है तो हमारी सफलता होगी, इस कॉन्फ्रेंस की सफलता होगी कि बच्चों को पेपर रीडिंग आ गई। और हम आपको भी वही मान करके कह रहे हैं, अभी तो कोई पोजीशन पर नहीं। एक पेपर प्रेजेंटर के रूप में जो हम महसूस करते हैं कि आप में जो कमी है वो कमी नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च प्रोजेक्ट में यही कमी होती है, टाइटल कुछ है, चैप्टर कुछ है, कोरिलेशन है नहीं, एकदम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होगा उसमें। तो इसको आप उस रूप में, और अभी ये आप लोग जो रखिएगा, जो कमी रहेगी जो बताते जाते हैं उस कमी को पूरा करके पेपर तैयार कीजिएगा। हमको 10-15 पेपर भी आ जाएंगे तो वादा नहीं कर रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि उसको एक बुक फॉर्म में हम डालें। और बुक फॉर्म में एडिट करने में हम बहुत टफ रफ आते हैं क्योंकि हमने इसको बहुत झेला है। 10 बार भेजा जाएगा कि ये गड़बड़ी है, इसमें आपका रेफरेंस जो है वो एक रेफरेंस दूसरे तरह का है, दूसरा रेफरेंस दूसरे तरह का है। एकदम एक बात समझ लीजिए, इन्फॉर्मेटिव मस्ट बी मेंटेन्ड इन रिसर्च। इन्फॉर्मेटिव होगी, वो कैसे होगी हम बाद में बताएंगे। आपके लिए आलोक जी के पेपर के बहाने सब लोग को मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आपने देख लिया ना, रेलवे भी लिया है, एक एक शब्द सुन रहे हैं। तो जब भी रिसर्च कीजिए, जहाँ भी रहिए अलर्ट रहिए, उसका कोई लेना नहीं। आप जब पेपर तैयार करें तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें। तो 2 विषय था, तो पेंडेमिक का पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, सारे उसके पहलू आप मालूम होना चाहिए। और दूसरा फिर गांधी का उस संबंध में जितना इशू आया है उसके बारे में गांधी का, जैसे मैंने कहा कि बकरी का दूध पीना, लेप लगाना, सफाई करना, प्राकृतिक जो संसाधनों पर रहना, गोबर का लेप करना, आज वही सब हो रहा है। जो हमारा उसको जोड़ना होगा अगर, तो इतिहास उसके लिए इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में चंद्रन जी बैठे हुए हैं, उसका उससे सीधा संबंध कि अनइवेंट डेवलपमेंट इस कंट्री में हुआ, इसलिए यहाँ का लेवल वहाँ जा रहा है। उसका पेंडेमिक से कोई लेना देना नहीं। पेंडेमिक में उसको परेशानी हुई, दैट इज वन आस्पेक्ट दैट हैज डायरेक्टली नथिंग टू डू विद द पेंडेमिक। पेंडेमिक नहीं भी होगा तो उसकी स्थिति वही है, लोग बाद में भगा देते हैं। पेंडेमिक नहीं है, महाराष्ट्र से बाद में भगाते हैं, वो अलग इशू है। माइग्रेशन पर फिर देखना पड़ेगा, जहाँ कोई नया चीज आया उसका पूरा डिटेल देखना पड़ेगा। हम लोग को कह रहे हैं कि फिर आपको माइग्रेशन का पूरा इतिहास देखना पड़ेगा। माइग्रेशन का अलग प्रॉब्लम है, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट पेपर फॉर रिसर्च। इसमें जितनी आपने बात की सब के लिए सेपरेट पेपर करें। ये मेरा निवेदन था। फिर भी आपने ये बात अपनी रखी और तब मालूम होगी जबकि अपने काम को भी आप क्रिटिकल होकर के देखो। दूसरे से पहले खुद अपने क्रिटिकल होकर के देखिए, अपना काम कर लीजिए और उसके बाद फिर से देखिए कि इसमें शायद क्या कमी लगती है। नहीं ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि मेरा तो बहुत खूबसूरत है, तो नहीं होगा। पेपर ऑन महात्मा गांधी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की शासन विद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग की तरफ से आयोजित एक संगोष्ठी जो अपना सत्य, अवसरवाद, धोखा, चालाकी, लालच और स्वार्थपरता जैसी संकीर्ण विचारधाराओं ने ले लिया है। विश्व शक्तियां शस्त्र एकत्र करने की स्पर्धा में लगी हुई है, तो वहीं छोटे से वायरस को हरा पाने में असमर्थ और लाचार साबित हो रही है। गांधी जी इसी बातों पर विश्वास करते थे और गांधी भी इसी रास्ते पे चलते थे, इसलिए यह गांधी जी के बातों को काफी पुष्ट करती है। आज भारत में सबसे ज्यादा युवा वर्ग हैं और बेरोजगारी की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं हम इसको शिक्षा प्रणाली में कमियों को देखते हुए मानना चाहेंगे। यह अभी एक गांधीवादी धरने को देखा है जो किसान आंदोलन के रूप में दिख रहा है। वो सही है गलत है इस पर बात नहीं है, बात हो रही है कि अहिंसा शब्द का प्रयोग जो करते हैं,
आज 10 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे में हमने देखा है कि एक अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है। वैसे में इतनी व्यवस्थित तरीके से गांधीवादी मूल्यों को लेकर जिस आंदोलन की बात की जा रही है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है कि हम विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन विरोध भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शित करने का क्या तरीका होता है, यह हमें आज ज्वलंत रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसा पढ़ते हैं सीमित है, लेकिन गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत गांधी जी ने जिस लोकतंत्र की बात कही है वह एक स्वराज की स्थापना करता है, एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है। Would bring the doom of mankind. M.K. Gandhi was exercised the most powerful influence on modern world. Mahatma Gandhi is not merely a political philosopher. It is a message and philosophy of life. For quite some time it was considered that Gandhian philosophy and methods of struggle could not be put actual practice. And with that, this philosophy and methods have established their effectiveness. While M.K. Gandhi lived, most of people thought that his ideas are relevant only to win freedom for India from the British rule. So many persons were not convinced by his faith in truth and non-violence. They agreed that this was the only strategy to turn British. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई आर्थिक चेतना का विकास हुआ, विदेशी वस्तु का बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ तथा खद्दर का उत्पादन होने लगा। महात्मा गांधी का अहिंसक युद्ध चलता रहा, किंतु पर्दा तथा अन्य रूढ़ियों की वजह से महिलाएं शुरू में तो इस युद्ध में बहुत कम दिखती थी। आवश्यकता होती है जिसके लिए महिलाएं ही अधिक उपयुक्त है। अतः गांधी जी ने स्त्री समाज को इस अहिंसक लड़ाई की मुख्य धारा से जोड़ना चाहा। साथ ही उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों की वजह से उस समय कई प्रांतों में, खासकर बिहार में महिलाओं की हालत अत्यंत ही दयनीय थी, जो उन्होंने गांधी जी महिलाओं की एक समस्या पर अपने विचार रख दिए। गांधी जी ने अपने अहिंसक युद्ध में महिलाओं की भूमिका को अधिक महत्व देते थे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय शांति, विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम, उनके अंदर की जो सोच थी वो बहुत ही व्यापक थी। वो कभी व्यक्तिगत सोच नहीं रखते थे, सार्वजनिक सोच रखते थे। और यही कारण है कि सार्वजनिक सोच के कारण ही उन्होंने सिर्फ भारत के ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो पैगंबर माने जाते हैं और विश्व में भी अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वो साफ करे, अगर आदमी का मन सुंदर हो जाए तो वास्तव में चितवन उपवन सब कुछ सुंदर हो जाएगा। आज अगर गांधी जी प्रासंगिक नहीं होते तो हमारी सरकार हमारे विद्यालय में बापू की पाती चला रहे हैं। आखिर उसके चलाने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। अगर बापू की पाती का एक एक चैप्टर देखा जाए तो बच्चों के नैतिक मूल्य के उत्थान को रख के देखा गया और बनाया गया है। लेकिन हम गांधी जी को तब समझ सकते हैं जब उनके कुछ भी बातों का अनुकरण करके अपने जीवन में ढाले, अपने परिवार में लेकर चले, अपने समाज में लेकर के चले। अगर गांधी जी विश्व शांति की बात करते थे तो अगर हम सब आदमी ये दृढ़ संकल्प कर ले कि हम अपने परिवार, हम अपने संबंध, हम अपने समाज में शांति स्थापित कर पाएंगे, तो वास्तविकता है कि अगर हर एक परिवार में शांति स्थापित हो जाएगी तो भारत में शांति स्थापित होगी। और अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित की बात क्या कहा जाए, विश्व शांति भी स्थापित हो सकती है। मानव मूल्यों के उत्थान से संबंधित है। हमारे जीवन में जो अभी महंगाई, त्रस्तता बढ़ गई है, कितनी महंगाई हो गई, चरम सीमा पे छूते जा रही, मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा सकते हकीकत में अच्छे प्राइवेट, अच्छे कॉन्वेंट में। लेकिन अगर गांधी जी की बातों का अनुसरण करके हम अपने जीवन में चलेंगे, सादगी अपनाएंगे, तो वास्तव में हम मंजिल को पहुंच सकते हैं, मंजिल पे जा सकते हैं। मैं हो जाऊंगा या तो मंजिल मुझे मिलेगी या फिर अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। एक और रोमन रोलारिन के बारे में कहा है कि शताब्दियों में ऐसा कोई महापुरुष आता है जो सचमुच मानो तो ईसा के वापसी है। और टॉलस्टॉय के अग्रदूत बौद्धिक चिंतक के रूप में माना जाता है। और इंग्लैंड के थिंकर ने कहा, जो लेखक मशहूर थे, एक और समाचार पत्रों में काफी लिखा उनके बारे में, लिखा कि इस धरती पर विश्व में मैं जब देखता हूं तो एक ईसा मसीह, दूसरा महान सुकरात, महात्मा बुद्ध और गांधी। जो गांधी
अपने आप को एक असाधारण व्यक्तित्व मानते थे, लेकिन असाधारण व्यक्ति नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि गांधी ने जो कहा इससे पहले किसी ने नहीं कहा था। इससे पहले उन्होंने गांधी की इतनी अध्यापन था, उन्होंने महाभारत, रामायण, गीता, कुरान तमाम ग्रंथों को अध्ययन किया और परखा जाना और एक विश्लेषण में पहुंचे और सारे धर्म ग्रंथ को अध्ययन करने के बाद ये महसूस इसी हुए कि उसमें जितनी उनकी जो सिद्धांत था, जो शिक्षा से संबंधित हो, आर्थिक मूल्य से संबंधित हो, दर्शित का सिद्धांत हो, उन्होंने धरातल पर जो है जन जन लोगों तक पहुंचा दिया और क्रम पर जो है उन्होंने बल दिया, चलते गांधी मशहूर हो गए। बाटक के सामने वहां पे गांधी आते हैं, शिलान्यास का वह अभी भी भीतर में रखा हुआ है, अग्रवाल साहब की वो जमीन थी, उसमें गांधी बात करते हैं। वहां कुछ युवा है, वो युवा गांधी के बात से प्रभावित होते हैं। कमलेश्वरी चरण सिन्हा नेशनल स्कूल के संस्थापक थे, स्थापना किए थे सरस्वती एकेडमी के बाद, जो आज ML एकेडमी के रूप में है। वहां से अलग होकर के फिर नेशनल स्कूल बनाया गया था 1920-21 में। और 27 में गांधी जब वहां पे अनाथालय का शिलान्यास करने के लिए आते हैं, उस दौरान रामनंदन मिश्र प्रसिद्ध समाजवादी हैं, रहे हैं, रामनंदन मिश्र प्रभावित होते हैं गांधी के भाषण से। और तुरंत अभी कुछ महीने पहले उनकी शादी हुई थी और पर्दा प्रथा के खिलाफ रामनंदन मिश्र आगे आते हैं। मजबे उनका ससुराल था, उस ससुराल जाते हैं और अपनी पत्नी को उठा करके पर्दा प्रथा के खिलाफ निकल पड़ते हैं और साबरमती आश्रम चले जाते हैं। रामनंदन मिश्र अपने संस्करण में इन तमाम चीजों को लिखते हैं। जब हम काम करते हैं तो क्रॉस चेक बहुत जरूरी होता है। सर्चिंग, गूगल इंजन है, सर्च कर लेंगे, रिसर्च नहीं हम कर पाते हैं। वहां से रिसर्च करने के लिए क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी होता है। सेलेक्टेड वॉल्यूम से मुझको कहीं भी रामनंदन मिश्र या गांधी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मुझको यह जानकारी मिल रही है यंग इंडिया में। फिर रामनंदन मिश्र जो संस्मरण लिख रहे हैं उसमें वो 1926 लिखते हैं, जबकि घटना 1927 की है। अब वहां उनके बड़े बेटे विजय का जन्म होता है। अब ये बहुत सारी किताबों में संदर्भ के तौर पे आती है कि वहां एक बच्चा खेल रहा होता है और विजय की बातें आती हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। दूसरा दृष्टांत हमको मिल रहा है 1934 के भूकंप में। गांधी के साथ परेशानी यह है कि अक्सर हम गांधी को चंपारण से जोड़ने की कोशिश करते हैं और गांधी के डेथ तक हम चंपारण से ही जोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि गांधी के विराट स्वरूप को हमको वर्धा से देखना होगा। जब गांधी अपने वर्धा आश्रम से निकलते हैं तो लंदन को पता चल जाता है कि गांधी कहाँ निकल रहे हैं। हम एक बड़ी भूल कर देते हैं गांधी के संदर्भ में। फिर गांधी का जो 27 का है, 10 जनवरी को खादी के संबंध में लिखते हैं, दरभंगा के ही है, वीकली लेटर में डाल रहे हैं सारी जानकारी। 3 फरवरी के वीकली लेटर में वो पर्दा प्रथा के बारे में पूरे विस्तार से लिख रहे हैं। और 28 जून 1928 को फिर वो लिखते हैं। और अब हम भूकंप की बात आते हैं। भूकंप के समय में गांधी 2 तरीके से लड़ रहे होते हैं। वह पीरियड है गांधी का जो अस्पृश्यता, and thousands of soldiers equipped with all the arms and ammunition had ultimately surrendered before the commitment and hard love and fraternity. Gandhi equated non-violence with his strength and turned it as a weapon of strong. Ahimsa equates to self-suffering. He suggested to fight with the evil doer, not with the. He suggested to fight with the evil rather with the evil doer. The notion of ahimsa propagated by Gandhi is not limited to human beings. He suggested to be human even with natural things. According to Gandhi, violence belongs to the world of animals. Gandhian critical thought. Gandhi lived in a time characterized by tyranny of colonial powers, the then prevailing inhuman practices in society. The condition of women and the weaker section was highly vulnerable and deplorable. Prevailing acute low level of literacy engulfed with poverty. Gandhi was a great visionary and a man of action. He experimented his tools and principles in the laboratory of society. It was Gandhian attempt to build counter-hegemonies and to challenge the legitimacy of justification of civilizing mission and white man burden.
Gandhi was committed to the empowerment of vulnerable and downtrodden sections of the society. The political thought of Gandhi can be summarized in just one word, that is Swaraj. In literal sense, Swaraj means self-rule. It resonated with the same meaning at different levels of life. Swaraj at individual level hold the Upanishadic idea of controlling one's own desire. At social level, it propagated quelling of inhuman practices like untouchability and violence. While Swaraj at political level talked of empowerment, democratic decentralization of power, and economic level, it boiled down to the concept of bread level, trusteeship, revival of village economy, and land reform. In his book Hindu Swaraj, he had given his vision of future India. Gandhi's idea of India wanted a life of dignity for all the Indians, especially to the poor and who have been living on the margins of the society. The underlying objective of Gandhi was to achieve Sarvodaya. Sarvodaya is just the culmination of all the means vehemently used by Gandhi. It is a Gandhian socialism. Sarvodaya in its literal sense means Sabhi ka Uday, rise of all. On political front, Sarvodaya for Gandhi means democratic decentralization. Democratic decentralization is based on Gandhian views of oceanic circles of power. For Gandhi, individual should be at the center of all the policies. We have to create an enabling environment which works for capacity building of the people at the lowest level. Gandhi did not want any hierarchy, rather preferred flow of power to be parallel. Power of one should lead to the empowerment of others, that is oceanic circles of power. What was Gandhian thought? I would like to start with an proverb, with the saying that Gandhi used to say, there is enough to fulfill one's need, but not to fulfill one's greed. On the economic front of Swaraj, Gandhi favored the concept of bread and labor, trusteeship, revival of cottage industry, and land reforms. According to Gandhi, these pure means would lead to a pious end, that is Sarvodaya. The principle of bread and labor is more ethical side of the personality. He meant dignity of labor irrespective of the profession. Gandhi believed that the work of a lawyer and the work of a barber deserves equal respect. The objective of Gandhi was to carve out the underlying importance of manual labor. He wanted everyone to perform some kind of manual labor. Trusteeship is a Gandhian alternative to resolve the conflict between labor and capital. Gandhi held that the wealth is a social production. Hence, as a social product, it should belong to the society. Capitalists should not consider themselves as the owner of wealth, rather should consider themselves as the trustee of wealth. He should take what is essential for his needs and running the industry, and rest should be contributed to the well-being of society. I just want to conclude my speech on the topic, the relevance of Gandhi in the contemporary area. When it comes to the relevance of Gandhian thought, what matters the most is the implementation of Gandhism rather than preaching Gandhism. In some of the social problems that we Indians are witnessing today are unparalleled violence, acute poverty, illiteracy. On Indian political front, the problems are rise of criminalizing unethical politics. On the economic front, we are having problems like concentration of wealth, inequal development of the region, society, and the communities. All these problems can be addressed by Gandhian tools and practices: integrity at individual level, feeling of fraternity in society, ethics at political level, and non-greediness at the economic level. At the international level, the world is today witnessing rise of unabated capitalism, excessive liberalization, religious extremism, terrorism, non-state actors. The race for technology has left the race of humanity left behind. At the same time, on the environmental front, the development against the nature, the incessant rise in climate change and exploitation of natural resources have been against the mother nature. The Gandhian principles today are among the few principles which can certainly make the world once again a better place to live in. I want to conclude my speech by saying of Gandhi, there is a higher court than the court of justice. It's the court of conscience. We are Thank you, sir. we are interested to know from Devashish what you have observed going through the details of the Gandhi. What is your observation? Sir, as far as Gandhi is, the relevance of Gandhi is, two things he said: integrity at individual level, non-violence in public level. Very nice. Thank you. Any more questions, sir? Thank you very much. Thank you.
डायस पर मौजूद चेयरपर्सन सर, हमारे टीचर्स, माय कलीग्स, माय स्टूडेंट। मेरा पेपर प्रेजेंट करना नहीं था, लेकिन सबने कहा कि पेपर प्रेजेंट नहीं करना, लेकिन बोलना तो है। तो गांधी पेपर बहुत लोगों का तैयार नहीं है और टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पेपर के बारे में 5 मिनट में आपको गांधी पढ़ा है, आपने जो ऑब्जर्व किया है वो आप बताइए। ठीक है ना? पेपर तो तैयार मेरा जो पेपर हो गांधी जी और महिला में राजनीतिक भागीदारी दरभंगा नगर निगम के संदर्भ में, क्योंकि मेरा जो रिसर्च कर रहा था, मैं हमेशा वो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ रिसर्च में। तो भारत का इतिहास और दुनिया के प्रगतिशील देशों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति इस बात का प्रमाण है कि प्रगति के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है, लेकिन विकासशील देशों की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एवं सार्वजनिक पदों पर उनकी उपस्थिति नहीं के बराबर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महात्मा गांधी के विशेष सहयोग और प्रेरणा से महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आगे आई। मेरा शोध अगर होता तो शोध पत्र गांधी के सहयोग से दरभंगा में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में होगा। महिलाएं जो देश की अर्धभाग है, वह देश के विकास की प्रक्रिया में बराबर की साझेदार नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भागीदारी गांधी जी के राजनीति में पदार्पण के साथ ही राजनीति में झुकाव बढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1917 में चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने सत्याग्रह से बिहार में गांधी जी के राजनीतिक आंदोलन में कस्तूरबा गांधी, श्रीमती शारदा देवी, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती सुशीला देवी आदि महिलाओं की प्रेरणा से संपूर्ण बिहार की महिलाओं में राजनीति के प्रति आजादी के प्रति रुझान बढ़ा। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी ने की। स्वतंत्रता के पश्चात हमने संविधान स्थापित किया और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। गांधी जी के राजनीतिक एवं सामाजिक उत्थान के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय की स्थापना की गई, जिससे पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और पहली बार जो राजनीतिक पद है उस पर महिलाओं की सीटें आरक्षित की गई। हमने बिहार में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था नगर निकाय की स्थापना 2001 में हुई। इसमें चुनाव हुए। जब हम दरभंगा नगर निगम, जो पूर्व में नगर पालिका थी, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से पूर्व की स्थिति दरभंगा नगर पालिका में एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं थी। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि गांधी जी के जो स्वराज ग्राम की अवधारणा थी, जिसके आगे चल के विस्तार होते होते पंचायती राज व्यवस्था के रूप में लागू की गई, उस स्थिति में आने के बाद ही महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। खासकर दरभंगा जैसे शहरों में, दरभंगा जैसे जिलों में बिहार पंचायती राज अधिनियम संशोधन अधिनियम 2006 और बिहार पंचायती राज नगर निकाय अधिनियम संशोधन अधिनियम 2007 में संशोधन किया गया। महिलाओं को जो है 50% आरक्षण प्रावधान किया गया और पंचायती राज सिस्टम में, व्यवस्था में महिलाएं की 50% भागीदारी सुनिश्चित हुई। हमारा जो कहीं ना कहीं ये गांधी जी के प्रासंगिकता को व्यक्त करता है कि गांधी जी के प्रेरणा से ही, उनके जो सपने से ही हमारा संविधान आगे बढ़ा। आज महिलाएं राजनीतिक भागीदारी और सार्वजनिक पदों पे उपस्थित है। थैंक यू वेरी मच।
जमशेद जी को मैं रिसर्चर के रूप में ही जानता हूँ। जब ये आए थे मेरे पास PhD कर रहे थे तो मैं अजय तो मैंने जानता था कि ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें ये संभव नहीं है। और उसी दिन से इनके पीछे मैं पड़ा रहता हूँ। वो नहीं कुछ चाहते हैं, नहीं हो पाता। आपने देखा ना कि इनकी तैयारी नहीं है। सुधांशु जी की क्या नाम है, सुशांत जी की तैयारी नहीं है, तैयारी की नहीं है। लेकिन आपने देखा ना जो रिसर्चर होता है पूरी तैयारी कि महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और स्पेसिफिक जैसे आप काम करते हैं पॉइंटेड है। और आपने 2% बताए, उन्होंने 10% बता दिए, सब इम्पोर्टेंट ही महिला है। तो रिसर्च का मतलब ये होता है, सिंसियरिटी आपकी है, डेडिकेशन आपका है। तो आप उस रास्ते में बढ़ेंगे तो थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन दिशा सही होगी तो आप जहाँ तक बढ़ेंगे वहाँ तक आपका काम पूरा हो जाए। बहुत पॉइंटेड और फोकस है। तो जब भी पेपर होगा, मैंने पहले ही ब्रीफ किया कि वो बिल्कुल पॉइंटेड होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। तो जमशेद जी, और एक बात आपको बताते हैं, हम ऐसे ऐसे विपत्ति में बैठे, हम ऐसे ऐसे विपत्ति में फंसे हुए कि मुझको होता था कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं भाग जाऊँ। शुरू के वर्षों में मुझको ऐसा हुआ कि मैं भाग जाऊँ। ऐसा ऐसा दायित्व मुझको मिला एन सिन्हा में, JV पंत इंस्टीट्यूट में, जो मैंने पहले नहीं किया। तो मैं जानता हूँ कि दिवस करने पर आप पढ़े हुए पोलिटिकल साइंस के सब लोग हम यहाँ आए हैं। TH ग्रीन को सब लोगों ने पढ़ा। उसकी एक बड़ी फेमस पंक्ति है, यू विल बी फोर्स्ड टू बी फ्री, यू विल बी फोर्स्ड टू बी फ्री, यू विल बी फोर्स्ड टू वर्क। आपको विवश दिया जाएगा अच्छे काम के लिए, राज्य का ये दायित्व है। तो हमारा आपके सीनियर के नाते दायित्व ये है कि यू विल बी फोर्स्ड टू बी प्लेस्ड वेयर। शोध छात्र छात्राओं की बारी है। अगर प्रोफेसर कोई हैं, अगर बोलना चाहते हैं, वो अपना नाम बढ़ा दें। एक एक करके बढ़ाएंगे। एक बार में एक ही आदमी हमको स्लिप देते, ऐसा नहीं कि सब एक ही बात आ जाएगी। हेलो, राजनीति विज्ञान विभाग, लेफ्टिनेंट मिथिला यूनिवर्सिटी। मंच पर तमाम हमारे पूजनीय गुरुजन और हमारे सामने बैठे हुए तमाम शोध छात्र और दूर दूर से आए हुए गुरुजनों को मेरा प्रणाम। हमें गांधीवादी दर्शन और प्रयोग के ऊपर मेरा जो टॉपिक है, जो आज के समय में गांधीवादी दर्शन का क्या प्रभाव है और वो कहाँ तक सफल हुआ है, संक्षेप में मैं कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। यह दर्शन किसी चीज को जदीवाद या प्रतिस्थापित करते हैं तो फिर लोग उनको भूल जाते हैं। चाहे हमारे यहाँ भारत में प्राचीनतम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता, जैसे जिनमें जैन मत, बौद्ध मत का अमूल्य योगदान रहा है। बुद्ध भी अपने जीवन काल में अपने आप को कितने बार उल्लेखित किए कि हमसे पहले भी हजारों बुद्ध हुए और हमारे बाद भी हजारों बुद्ध होगा, मेरी कोई पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 500 साल के बाद बौद्ध धर्म में वही भ्रांतियां आ गई जो अन्य धर्म में था। तो गांधी जी भी इस चीज से भली भांति अवेयर थे कि मेरे जाने के बाद एक गांधीवाद के नाम पे ऐसे ही सेमिनार संगोष्ठियां होती रहेगी, वाद के नाम पे भाषण होता रहेगा, लेकिन उसको असली जीवन में उतारने के लिए कभी भी पहल नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसके समकालीन जिस समय जिस दौर में गुजर रहे थे, दुनिया में सबसे ज्यादा बदलाव का दौर था। एक वो जहां औद्योगिकरण अपने चरम सीमा पे थे और साथ में कोलोनाइज जो पावर थी अपने, और जहां दक्षिण की सत्ता और उत्तर की सत्ता के बीच में टकराव था, उस बीच में गांधी जी ने, क्योंकि उस टाइम धर्म का सभी क्षेत्रों में, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में पतन हो चुका था, तो गांधी जी ने उन सभी मूल चीजों को खोजने की कोशिश की कि धर्म का मूल क्या है। जब जैसे उस टाइम मैकियावेली के समय में 15वीं शताब्दी में धर्म को पृथक, राजनीति से पृथक करने का प्रयास किया गया, लेकिन गांधी जी ने धर्म की पुनर्स्थापना की और धर्म के बिना, वो तो ऐसा कहा करते थे कि धर्म के बिना राजनीति पाप है। और इस बात में इतनी सच्चाई है जो आज से आने वाले 1000 वर्षों तक ये सच्चाई
निहित है। और इस चीज को समझने के लिए खासतौर पर हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो खासतौर पे जो सोशल मीडिया के थ्रू आजकल वक्तव्यों की सूची बहुत लंबी है, आप सभी को टाइम में 2-2 मिनट में अपनी बात रखें, रिपीट ना हो ये देखेंगे, कोई भी चीज रिपीट ना हो, कंक्लूड करिए। तो मेरा बस लास्ट में 1 मिनट के लिए गांधी जी के रास्ते पे चल के दुनिया में समृद्धि और अस्थायी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उनका जो सिद्धांत है स्वदेशी, ग्राम स्वराज, सर्वोदय, न्यासिता का सिद्धांत और सविनय अवज्ञा का सिद्धांत, जो हजारों वर्षों तक मानवीय इतिहास में ये एक युगांतकारी हथियार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। गांधीवादी दर्शन दुनिया और समस्या जो अभी तक जो मौजूद है, नस्लवाद हो, आतंकवाद हो, गरीबी हो, आर्थिक असमानता हो, लैंगिक समानता हो, पर्यावरणीय संबंधी समस्या हो, राजनीतिक में नैतिकता की बात हो, पूर्ण राष्ट्रवाद जो धर्म से प्रेरित है दुनिया में जो आपको देखने को मिलेगा, और सांप्रदायिकता को लेकर जो खतरा है, उनका व्यवहारिक समाधान गांधीवाद में उपलब्ध है। और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में गांधीवाद सबसे सफल साबित होगा। अभी हम यहाँ कंटेम्पोररी इंडिया लिखा हुआ है, तो लास्ट में एक लाइन, अभी जैसे भारत सरकार का जितने भी योजनाएं हैं उसको लेकर आप गौर करें तो उनके मूल में सक्षम भारत, स्वच्छ भारत, सबका साथ सबका विश्वास, समृद्ध भारत, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर भारत, ये सब जितने भी योजनाएं चल रही है, हमें खुशी हो रही है कि आज से 70 साल बाद ही कम से कम ये सफल साबित होता जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। हो रही है मंचासीन मुख्य अतिथिगण एवं गुरुजन, साथ ही सामने बैठे ऑडियंस को मेरा अभिनंदन, धन्यवाद स्वीकार है। महात्मा गांधी की प्रासंगिकता कल से हम लोग सुने, सर्वग्राह्य है, और मैं उस बिंदु को उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ जो आज देश के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। कोशिश करूँगी अपनी बातों को चंद शब्दों में रखने का। वास्तव में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को लेकर हम सब उपस्थित हैं। विश्वव्यापी असंतोष, अहिंसा, आर्थिक मंदी, नफरत, अमानवीयता जैसी तमाम हालत में विश्व लचता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में गांधी का दर्शन तो याद आ ही रहा है, और उसको आत्मसात करना, अनुसरण करना बहुत ही व्यक्तिगत जीवन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचा जाए तो बहुत ही लाभप्रद एवं सुखद है। यह सत्य है कि जब गांधी दर्शन की कोई कल्पना की बात करते हैं तो दरअसल शब्द एवं संभाव की जीती जाती तस्वीर दिखती है। अनुकरण करना वर्तमान दौर में कठिन है। गांधी के आदर्शों और विचारों की प्रासंगिकता की चर्चा छिड़ी हुई है जो समय की मांग है। ईमानदारी और पारदर्शिता की कल्पनाएं व मनोकामनाएं धरी की धरी रहे। स्वार्थ, धोखा, लालच की प्रवृत्ति मसुधर कुटुंबकम जैसे आदर्श को परिवारवाद तक ही नहीं व्यक्तिवाद तक सीमित कर दिया। ऐसे कई संकीर्ण विचारधाराएं हैं जो अपने चरम सीमा पे हैं। एक और उनके विचार और सिद्धांतों को प्राथमिकता की गाथा है, वहीं दूसरी ओर यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान स्थिति में गांधी की प्राथमिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। ये कुछ मैडम कंक्लूड करिए। कुछ कम्युनल मैटर है जिसको लेकर के आज भी विद्वान उस चीज को उजागर नहीं कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं देश के लिए सोच रहे हैं कि देश के लिए ये घातक है। विभाजन के संबंध में महात्मा गांधी का जो कुछ विचार रहा है, जो उन्होंने अनदेखा किया, जिसको आज हिंदुओं के साथ बड़बड़ अत्याचार हुआ, लेकिन अहिंसात्मक होने के बावजूद भी उन्होंने उस हिंसा को अनदेखा किया, जो कहीं न कहीं देशवासियों के लिए, देश हित के लिए कतई सहा नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने सहा। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास के लिए, जो प्रयास आज तक भी असफल और निष्फल देखने को मिल रहा है। जहाँ तक कहना है कि एक और गांधी के विचारों की प्रासंगिकता समय की मांग कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आज देश के सामने खड़े सांप्रदायिक संकट
उनकी सिद्धांतों और विचारों के वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक एवं भ्रामक कहना कोई स्थिति नहीं होगी। इतिहास गवाह है इन आलोचना वाद विवाद की परिस्थिति को समझने के लिए आजादी के इतने लंबे समय बाद भी देशवासियों और राष्ट्रीय प्रेमियों के लिए बड़ी चुनौती है, जिसका सामना करने के लिए सुधारती लेखकों एवं विद्वानों को आगे आना होगा। थैंक यू वेरी मच। छोटी सी भूल कल बड़ी ना हो जाए और आज सही में वो देश के सामने बहुत बड़ी संकट है। हम लोग पुनः इसको सोच का विषय बनाकर संजय कुमार। धन्यवाद। संजय कुमार, मेरा टॉपिक था सर। हो गया मैडम, ओके, थैंक यू। दूर से आए हुए अतिथि, यूँ तो मेरा रिसर्च का टॉपिक सबसे पहले मैं यह बता देना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम संजय कुमार है। मैं पॉलिटिकल साइंस विभाग से रिसर्च का स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक गुड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार ड्यूरिंग नीतीश एरा है। लेकिन मैं अभी महामारी के जो गांधी जी का प्रबंध था महामारी के विषय में, उसके बारे में चंद बातें मैं कहने जा रहा हूँ। पिछले वर्ष 2020 को जिस तरह कोरोना महामारी ने भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उसके साथ साथ ही अनगिनत लोग असामयिक काल में समा गए। कोरोना की उत्पत्ति चीन से होकर पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया भर के चिकित्सा विज्ञान के लिए चुनौती उत्पन्न कर दिया। कोई भी दवा इस पर काम नहीं कर रहा था। नित्य दिन डॉक्टर वैज्ञानिक इसके रोकथाम के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते, लेकिन सब नाकाम हो जाता। कोरोना काल में मानो दुनिया फंसी गई थी, लोगों का कहीं जाना आना नहीं हो रहा था। आवागमन के सारे साल लॉकडाउन के कारण बंद थे। लोग बेरोजगार बनकर जहाँ थे वहीं पड़े थे, किसी को कोई देखने सुनने वाला नहीं था। इस महामारी से बचने का कोई दवा भी उपलब्ध नहीं था। अंत में लोगों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए देसी पद्धति का अनुसरण किया, या यूं कहें कि लोगों ने आयुर्वेद पर विश्वास किया और जड़ी बूटी के द्वारा इसका इलाज कराना एवं करवाना उचित समझा। कोरोना विश्व की महामारी पर काबू पाने में गांधी जी द्वारा बताए गए रास्ते भी काफी कारगर सिद्ध हुए। इससे न केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी, बल्कि बेबस असहाय एवं गरीब लोगों की जान बची। गांधी जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। महामारी के संबंध में गांधी जी द्वारा बताए गए कुछ बातें निम्नलिखित है। साफ सफाई, गांधी जी सर्वप्रथम व्यक्तिगत साफ सफाई और सामूहिक साफ सफाई, क्षेत्र की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे थे। सन 1904 की बात है, जब ब्यूबोनिक प्लेग के समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही थे और वहाँ के स्थानीय लोगों में यह बीमारी फैल गया। गांधी जी अपनी जान को परवाह किए बगैर लोगों को सेवा किए, निर्भीक होकर सेवा किए और यह बार बार कहते थे कि आप व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। वर्तमान समय में कोरोना महामारी से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के लोगों से अपील की कि वे व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें एवं अपने हाथों को बार बार धोएं। थैंक यू संजय कुमार। मेरा शीर्षक है गांधी युग में महिलाओं एवं बिहार के संदर्भ में। गांधी युग में महिलाओं एवं बिहार के संदर्भ में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, सच्चा लोकतंत्र केंद्रों में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा चलाया जा सकता है, किंतु इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गांव की ग्रामीण जनता द्वारा होना चाहिए। बिहार की धरती पर महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार के निहल्ला दौरे द्वारा अनपढ़ किसानों पर किए गए अत्याचार की जांच करने के बाद गांधी जी ने राहत दिलाने का कार्य स्वयं किए थे। बिहार के नेताओं एवं बिहार के युवाओं भक्ति के व्यक्ति की भावना अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस देखा। उन्होंने स्वयं लिखा है, ब्रजकिशोर बाबू राजेंद्र बाबू की एक और द्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पगलू बना दिया था कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। शंभू बाबू, धरनी बाबू और रामनवी बाबू ऐसे सभी वकील थे जो हमेशा हमारे साथ रहते थे और बिहार की धरती पर महिलाओं की टोली उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हुआ।
गांधी जी ने महिलाओं को अबला कहने पर आपत्ति जताई थी और कहा था ऐसा कहना उनका अपमान होगा। उनके दृष्टिकोण से नारी पुरुष से नैतिक बल में कहीं ऊंचा है। मैडम पेपर पढ़िए नहीं, कंक्लूड करिए। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय बिहार, जय भारत, जय भारत। मंचा सिंह और समस्त शताब्दीगण, मैं चंद पंक्तियों से अपने बातों को प्रारंभ करूंगा। देश भ्रम तो बांट चुके हो, देश भ्रम तो बांट चुके हो मशहब के तकरारों से। कुछ को अलग थलग कर बैठे कुछ हम अलगावी नारों से। कुछ को भाषा ने बांटा है, कुछ को भाषा ने बांटा है, कुछ को जाति ने काटा है, कुछ को रहन सहन ले डूबा, कुछ को सत्ता ने छाटा है। धीरे धीरे जब नदियों का पानी तक बढ़ जाएगा तो ये हिंदुस्तान हमारा टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो ये हिंदुस्तान हमारा टुकड़ों में बढ़ जाएगा। गांधी, मैं इस पंक्ति को क्यों कहा? गांधी ने कभी भी मेरा विषय जो है गांधी और मानवाधिकार, गांधी और मानवाधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। गांधी ने हमेशा अहिंसा, सद्भाव, शांति और स्वावलंबन पे बल दिया। मानवाधिकार का प्रमुख विषय यही है, अहिंसा, सद्भाव, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर। गांधी ने जब ये कहा, जो ये कहता हो धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, तो वो ऐसा सही नहीं है। धर्म का राजनीति से महत्वपूर्ण संबंध है। धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। धर्म के बिना राजनीति तो मृत्युजाल है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। जब गांधी इस बात का जिक्र करते हैं तो ये जरूर कहते हैं जो धर्म है वो कोई भी धर्म, संसार का कोई भी धर्म ऐसा हो कभी भी हिंसा नहीं सिखाता। संसार का सब धर्म व्यक्ति को अहिंसा, मानवाधिकार, सद्भाव, मूल्य और विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। गांधी का सत्याग्रह जो है, उन्होंने अपने हिंदू स्वराज में जब वो ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र की आलोचना करते हैं तो इसी संदर्भ में करते हैं। इसी संदर्भ में एक पहलू उनका जो है उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना का, वो है अल्पमत और बहुमत का प्रश्न। उदारवादी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ वो व्यक्ति के अधिकारों पर आधारित है, दूसरी तरफ वो बहुमत के शासन की बात करता है। यानी बहुमत का की जो राय है, बहुमत का जो शासन है वो अंतिम सत्य है। हुआ है तो वह इसलिए है और इस वजह से हमारा जल्दी कर गांधी नैतिकता, धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष उनको देखते हुए मैं समय को देखते हुए कंक्लूजन पाता हूँ। गांधी व्यवहारिक आदर्शवाद के वो समर्थक थे जिनका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ रखना था। ये महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो गांधी जी को दो सशक्त महिलाओं का साथ मिला हुआ था, उनकी माँ और उनकी बीवी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्पष्ट लिखा है कि उनमें जो धैर्य और सहनशीलता का जो भी लक्षण है वो कस्तूरबा गांधी से उन्हें प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने लेखों और व्याख्यानों में बहुत बार महिलाओं के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनकी कई कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझकर महिला सशक्तिकरण से संबंधित उनके दृष्टिकोण को समझा जा सकता है, जो आज के समय में कैसे प्रासंगिक है ये दर्शाता है। नारी को अबला कहना उसकी मान हानि करना है। मैं यहाँ साहित्य की दो पंक्ति आपको बताना चाहती हूँ जो उस समय में काफी प्रचलित था कि हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। कि गांधी जी ने यहाँ अबला शब्द का जो प्रयोग हुआ है, गांधी जी उसके सख्त खिलाफ थे। उनका मत था कि महिलाओं को अबला कहना उसकी आंतरिक शक्ति को दुत्कारने जैसा है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त महिलाओं के जो विशिष्ट गुण हैं, जो उनका स्त्रीत्व है, वो उनकी बेचारी को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि वो उनकी आंतरिक शक्तियां हैं। उनमें जो लज्जा है, प्रेम है, करुणा है, यहाँ तक कि उनके जो आंसू है, उनकी शक्तियां हैं, उनकी बेचारगी को वह प्रदर्शित नहीं करता। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। आपसी सहयोग के बिना दोनों का ही अस्तित्व असंभव है। यहाँ महात्मा गांधी जी ने स्त्री और पुरुष की समानता की बात कही है। जहाँ तक स्त्रियों के अधिकारों का सवाल है, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। गांधी जी स्त्री और पुरुष के अधिकारों की समानता की बात करते हैं
जागरूकता की आवश्यकता है। वो सशक्त है, वो सबला है, लेकिन वो अजागरूक है। और सदियों से चली आ रही जो बेड़ियां हैं, उसका यही कारण है कि वो अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा नहीं पाती हैं, वो अपने आप को कमजोर समझ रही हैं, जो कि वो है। जिस दिन महिलाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले सफर कर लेंगी, वो सही मायने में आजाद हो जाएंगी। Was great personality in the history of India. He was one of the few men in history to fight simultaneously on moral, religious, political, social, economic and cultural front. During his time as lawyer in South Africa, he developed his strategy of non-violence, the idea of opposing unjust laws by non-violent protest. In Gandhi, a short introduction to Gandhi's life and thought, Bhikkhu Parekh outlines both Gandhi's major philosophical insight and the limitations of his thought. Gandhi is not interested in abstract theoretical or academic philosophical formulations, but rather in philosophy as practice. His focus is on living philosophy, on how we can live life as ethical and spiritual life of Satya or Ahimsa. This is not to endure a common misconceptions that Gandhi is simply a practical person of no philosophical interest or significance. Truth, non-violence, Sarvodaya and Satyagraha was their significance, constitute Gandhian philosophy and are the four pillars of Gandhian thought. His philosophy is based on truth and non-violence. First, we should acknowledge and accept the truth that people... Ma'am, kindly don't read the paper. You conclude in your own words. My conclusion is Gandhi philosophy is universal. Gandhi's discuss with you certain concluding remarks on Gandhi. And in course of this, I am being told, I am being instructed to take cognizance of the so I have to take into account all that has been spoken about Gandhi by different scholars in different sessions. Now what I feel that broadly certain issues have been delineated by scholars across the seminar. Number one, Gandhi and environment, Gandhi and empowerment, Gandhi and his experiments with truth, Gandhi's Satyagraha, Gandhi's Gram Swaraj. Nothing has gone beyond that. Every single paper, every single scholar has concentrated on these issues. What I told in my presidential remarks in the last session, where I was the chairperson, I told them that look, the primary thing is that Gandhi was not a theorist. Whatever Gandhi did, whatever Gandhi spoke was a praxis. And this was not meant for the politicians to follow. It was meant for the society to follow. Because Gandhi was an exemplar. Why we remember, if we remember Aristotle, he would tell you a certain phrase meant for a particular type of persons. And the phrase is bios theoreticos. Bios theoreticos simply means that a person who has all the qualities of good life, good society and humanity within himself, he is called bios theoreticus. And only bios theoreticus can think what could be the best for the benefit, for the good of the society. Now the question is that Gandhi was an exemplar, a bios theoreticus. The one thing that went awry was the time of Gandhi. The time when Gandhi emerged on the Indian socio-political scene, it was the time of colonialism, or rather the last phase of colonialism around the world. And despite the best thoughts and best narration of the Indian traditional philosophy, from the Vedas, from the Upanishads, from the Nibandhas and all that, Gandhi was not seriously taken as a social philosopher. He was taken as a political philosopher.
Probably that undermined the value of Gandhi around the world. For one very important thing, Gandhi couldn't have escaped it because he came to India to get freedom from the colonial rule. That's true. But the thing is that Gandhi's social concerns, Gandhi's contribution to the society, Gandhi's image for the whole of the nation and its people was rather misconstrued as a political agenda. And I feel that as on this day, if we revisit Gandhi, probably we have enough time to go back to the sources from where Gandhi drew his inspirations. Take for example, while Gandhi spoke of truth, that was not a new thing for Indians or India. That was told a number of times in the Vedas, the Upanishads, and everywhere. And you know what truth does? It's not in case of Gandhi that what truth did, what Gandhi spoke about truth. But what is truth can be, hello, it's gone. No problem, I can speak to all of you. No, it's gone. Okay, leave it, I will manage. Okay, so what Gandhi did was something different at the earlier times. Does it work? Hello, yes, it does. So, no, it's all right. One is sufficient. So, what Gandhi said is to be understood in different terms. We can go back to Kalidasa's Raghuvansham. And in Raghuvansham, it is said that Rishinam Punaradhyanam cha Vachamartham dhavase. That simply means that those who get truth embedded within themselves, whatever they speak, the meaning comes out immediately, right there. As for example, Panini, you must have heard the name of Panini. When Panini, in a fit of anger, spoke Vyaghra, the tiger, and the tiger appeared and it tore Panini apart and Panini died. Because he was Bhaksid. He always followed Satya. Now the other thing about Satya is, yes, Professor, shall I continue? Yeah, why don't you? No. I'm organized. I don't because I want my listeners to be attentive. Okay. Let me say. Yes, that's fine. So the other thing I was telling them that truth has to be understood as an actual thing. Now let me clarify this. There are two things. Ritan cha satyam cha. Rit is virtual. Rit exists on abstracto. And Satya is the actualization of Rita. Now the thing is that while we are taking recourse to assimilating Satya, we must be aware of what is Rita in its context. Probably Gandhi in his political machinations, political preoccupations rather, could not give the people the impression that how Rit controls truth. Similarly about Ahimsa, I will tell you that Ahimsa as delineated in the Yoga Sutras of Patanjali, Ahimsa is a phenomenon which says that if you embed Ahimsa within your soul, that all the other creatures will be fearless before you. Not that you only be fearless. Hey. No, I am being told to restrain myself. I would have loved to speak to you for 24 hours, but time constraint and reining me from my friend is already there. He has to do many other things as well. So thank you very much, and I am grateful to all of you. Congratulations.
खिल उठी आज हसरत की गलियां, जिंदगी मुस्कुराने लगी है, जिंदगी मुस्कुराने लगी। इसके अलावा प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सर, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। बीच बीच में आपने जो भी हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई, इसके लिए हम तहे दिल से आपका अभिनंदन और वंदन करते हैं। इसके अलावा मुनेश्वर सर जो अच्छे ढंग से शोधार्थियों और सभी असिस्टेंट प्रोफेसर को बुला रहे थे, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। उसके साथ साथ सभी सम्मानित मंच पे बैठे हुए, थोड़ा मैं नाम भूल रहा हूँ, सभी का, जय कुमार झा सर का और सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोता, क्योंकि श्रोता सबसे महत्वपूर्ण होता है और श्रोता न रहे तो वक्तव्य देने का कोई महत्व ही नहीं है। आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन। जय हिंद, जय भारत। Yes, there will be a break for a few minutes. We are going to assemble here at some, right? So at 2 we are going to assemble. समापन समारोह 2 बजे से इसी हॉल में प्रारंभ होना है। इतना देर से हम लोग बैठे हुए हैं, चाहे